तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग थिंक एज यू रीड, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, सब कुछ कवर करेंगे इस पे। तो पूरे क्वेश्चन आंसर्स इस पे अच्छे से समझाए और पढ़ाए हुए हैं। आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और अगर आपने स्टोरी नहीं देखी, नहीं पढ़ी है, तो आप लिंक से डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने समरी भी समझाई है स्टोरी की, उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी करवाया। तो आपको जो भी देखना हो आप दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं अच्छे से, आप स्पीड बढ़ाकर भी पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही यहाँ पे हमारे पास कुछ मीनिंग्स दी हुई हैं, उनको हम लोग को अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, तभी यहाँ पे दी हुई हैं। तो पहले इनके हम लोग को देख लेना है इनका मतलब क्या है और इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे आप लोग, ताकि आप लोग को अगर पेपर में आए तो आप लोग आसानी से कर दें। तो ये यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखी हैं, यही वाली वर्ड्स मीनिंग्स है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये यहाँ पे थिंक एज यू रीड दिया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये चैप्टर से छाट के क्वेश्चन आंसर लिखे रहते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो आंसर है हमारा दैट डे फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। तो हम सबको पता है कि फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स पर लेसन तैयार करके जाना था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। आंसर है हमारा दैट डे फ्रेंड्स नोटिस द एब्सेंस ऑफ द रूटीन कमोशन यू कॉज्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, repeating the of lesson in unison and rapping on the of the teacher's ruler on the table. The usual hustle bustle was replaced by the strange stillness that was the characteristic of school on a Sunday morning. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में बताया गया है कि उस दिन फ्रेंड्स को क्या अनयूजुअल लगा। तो उसको ये लगा कि जैसे कभी कभी स्कूल में या फिर रोज़ ही ऐसा होता है कि इतना शोरगुल हो रहा होता था, तो कभी कभी फ्रेंड्स क्या करता था कि वो इसी शोरगुल के बीच में छिपकर अपनी सीट पे जाके बैठ जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। और क्या होता था कि क्लास पे डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़ें आती रहती थी। और जो टीचर थे वो जो उनकी जो रूलर थी उसको टेबल पर खटखटाने की आवाज़ आती रहती थी। मतलब वो जैसे बोलते नहीं बच्चों को कि शांत हो जाओ, उसी तरह वो रैप करते थे टेबल को, रूलर को टेबल पे। उसके बाद और क्या बताता है कि उस दिन ऐसा लग रहा था, सब कुछ एकदम स्ट्रेंज लग रहा था, एकदम काम मतलब शांत लग रहा था, जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग क्यों? क्योंकि संडे को स्कूल एकदम खाली रहता है और एकदम शांत रहता है, वहाँ पे जो एकदम सन्नाटा रहता है, उसी जैसे लग रहा था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो पूछा गया बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। तो आंसर है द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ईच बर्लिन। इट स्टेट्स that only German was to be taught to students in the school of Alsace and Lorraine। तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या नोटिस थी? उसमें ये नोटिस थी कि अब से एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो यही लिखा था बुलेटिन बोर्ड पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो चलिए आंसर को रीड करते हैं, फिर अच्छे से समझेंगे। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन brought all the routine hustle bustle of the school life to a standstill. The teacher M. Hamel became more sympathetic to his students and taught his lesson with more patience. The students became more attentive in their classes. The villagers who were sitting at the usually empty backbenches and had come to show their respect and gratitude to M. Hamel regretted not going to school more than they did. The order also brought about a great change in the feelings of the people towards towards their country and their native language. There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was easily accessible. तो आंसर में हमारे बताया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था
कि जो बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस आई थी कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उसका क्या असर हुआ था बच्चों पे और स्कूल पे उस दिन क्या असर हुआ था, वो पूछा गया। तो आंसर अब हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। तो जब नोटिस आई तो क्या हुआ कि जो स्कूल का रूटीन था, जैसे आम तौर पर बच्चे आते थे और स्कूल स्टार्ट करने के पहले होता है ना, बच्चे लोग शोर करते हैं, उसके बाद टीचर आते हैं, वो डांटते हैं, तो ये सब उस दिन कुछ भी नहीं हो रहा था। सब कुछ एकदम शांत था और एकदम एक भी शांत कोई शोरगुल नहीं था, जैसे कि संडे मॉर्निंग लग रही थी। उसके बाद जो एम हैमल थे वो और ज़्यादा अपने जो एम हैमल वहाँ के टीचर थे वो और ज़्यादा सिंपथाइज हो गए थे स्टूडेंट के लिए। मतलब उनको उनको ये लग रहा था कि आज मैं जितना कुछ सिखा दूँ इन बच्चों को, अपना पूरा का पूरा ज्ञान इन पे दे दूँ, वो ऐसा कुछ उनको करने का मन कर रहा था। और वो सोच रहे थे मैं एक दिन में ही सारी फ्रेंच लैंग्वेज इन लोग को सिखा दूँ। और स्टूडेंट जो थे, जो वहाँ के बच्चे थे, वो भी बहुत ध्यान से समझ रहे थे सब कुछ, और जो कि वो नॉर्मली नहीं समझते थे। और जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो भी पीछे की सीट्स में बैठे थे, जो सीट्स हमेशा खाली रहती थी। जैसे बैक बेंचेस थी, कुछ बैक बेंचेस थी वो जो हमेशा खाली रहती थी, उसमें आज गांव के लोग बैठे हुए थे। और वो क्यों आए थे? वो अपनी लैंग्वेज, और जो एम हैमल थे वो काफ़ी साल से बच्चों को पढ़ा रहे थे, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। उनको थैंक यू बोलने का ये एक तरीका था, और अपनी लैंग्वेज के लिए भी प्यार वो लोग दिखा रहे थे, इसलिए वो लोग आए थे वहाँ पे रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड के लिए। और जो एम हैमल थे वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे कि उनको और भी अच्छे से पढ़ाना चाहिए। जैसे कभी कभार चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि कभी ऐसा होता था कि उनको फ़िशिंग करनी है, और या फिर उनको अपने गार्डन की सफाई करवानी है। फ़िशिंग करनी थी तो वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे, और गार्डन सफाई करना होता था तो वो लोग छुट्टी दे देते थे। तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए था, और ध्यान से उनको पढ़ाना चाहिए था। और एक सभी के अंदर एक दुख भी था, एक सैडनेस की फीलिंग भी थी कि अब वो आगे से फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे। और वो इतनी और जब वो उनके पास ये टाइम था कि वो अपनी फ्रेंच को और सीख सकते और पढ़ सकते, बोल सकते, तब उन्होंने ये नहीं किया था। जैसे फ्रेंड्स ही, अब वो सोच रहा था कि मैंने अपना जब मेरे पास टाइम था तब मैं क्यों नहीं सीख पाया, और अब मैं कभी फ्रेंच नहीं बोल पाऊँगा, फ्रेंच नहीं बोल पाऊँगा। तो यही आंसर है इसका। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेंड्स की जो फीलिंग थी एम हैमल और स्कूल के लिए वो कैसे चेंज हुई। तो आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स वॉज शॉक्ड when M. Hamel told the students about the order from Berlin and that it was their last French lesson. He forgot about his teacher's ruler and crankiness. He developed a fondness for M. Hamel at the troubling idea of being separated from his teacher was undergoing, and he became more sympathetic towards his teacher. His school too now carried a different meaning. His book and lessons seemed old friends whom he couldn't give up. He realized with pain not being attentive in his classes earlier, suddenly actually being different. तो यहाँ पे आंसर में हम लोगों ने बताया है कि जो फ्रेंड्स था वो एकदम शॉक्ड हो गया था ये जान के कि जो उसके टीचर एम हैमल थे, एम हैमल ने बताया जब उनको कि अब बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, और ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। तो जो फ्रेंच बच्चा था वो एकदम शॉक्ड हो गया था ये सोच के कि अब उसको एम हैमल नहीं पढ़ाएंगे। और एक पल के लिए वो एम हैमल के रूलर, जिस रूलर से वो कभी कभी डांटते थे, मारते थे, उनको भूल गया, और वो भूल गया, उनकी क्रैंकीनेस को भूल गया। और उसके मन में एक बहुत अजीब सी फीलिंग आई, मतलब एक कनेक्टेड फीलिंग आई उसके मन में कि एम हैमल जैसे भी हो पर अब उसको नहीं पढ़ाएंगे। और उसको ये जो फीलिंग थी, जो थॉट था, वो बहुत परेशान करने लगा। और उसको ये भी, मतलब उसको ये जो फीलिंग थी, ये जो थॉट था, वो अपने स्कूल के लिए भी लगा। वो सोचने लगा कि मैं इतने समय से फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं ले रहा था, नहीं पढ़ रहा था, और वो लैंग्वेज जो थी, वो स्कूल जो था, वो उसकी एक ओल्ड फ्रेंड की जैसे हो गई थी कि अब वो उसको छोड़ नहीं पा रहा था आसानी से। और वो उस पेन को रियलाइज़ करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा था, और अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। और वो ये भी सोचा कि वो पहले अपनी क्लास को एकदम सीरियसली अटेंटिव तरीके से ध्यानपूर्वक अटेंड नहीं करता था। अगर वो अच्छे से पढ़ रहा होता तो उसको फ्रेंच आती होती। और अब जब उसको ये समझ आया तो वो उसका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का। तो यही इस क्वेश्चन में बताया गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? The people in this story suddenly realize
हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, what shows you this, why does this happen। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस स्टोरी में जो लोग हैं वो इस चीज़ का रियलाइजेशन करते हैं कि उनकी लैंग्वेज जो है वो कितनी प्रीशियस है, कितने अनमोल है उनके लिए, और इससे आपको क्या मतलब क्या दिखता है, क्या आप समझते हैं इससे, और ये क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो चलिए आंसर को पहले हम लोग अच्छे से रीड करेंगे एक बार, फिर हम लोग समझेंगे। द क्राउड सराउंडेड बाय द बुलेटिन बोर्ड, द प्रेजेंस of the villagers in the class, the silence in place of the routine hustle and bustle of the school, the emotion that gripped M. Hamel and friends, representing that of the teacher and student community respectively, were all indicators of the importance of their language to them. In the story, M. Hamel says that people realize the importance of somebody or something in their lives very often when it is lost of them. Similarly, it was the order from Berlin that made people realize the importance of their language for them. तो आंसर को हम लोग अब समझते हैं। तो आंसर में बता रहा है कि जो बुलेटिन बोर्ड था उसके पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी, और जो क्लास थी उसकी जो बैक बेंचेस थी, पीछे की बेंचेस थी, उसमें गांव वाले बैठे थे, विलेजर्स बैठे थे। और स्कूल में नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारा शोरगुल होता रहता है, तो उसकी जगह पे एकदम शांति, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। और जो एम हेमल वहाँ के टीचर थे, और फ्रेंड्स वहाँ का स्टूडेंट था, तो वो लोग इतने ज़्यादा उदास थे और उनकी इमोशंस मतलब एकदम अपनी लैंग्वेज को ना पढ़ पाने के लिए एकदम उदास हो चुके थे, और बहुत मतलब एकदम शॉक्ड में भी थे। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था, उनकी ये फीलिंग्स ये बता रही थी कि जो टीचर हैं और स्टूडेंट हैं उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक तरीके से। और ये सब क्यों हो रहा था, ये सब हो रहा था लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि अब हम वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास थे और वो एकदम शॉक में भी थे, हम कह सकते हैं। उनको बहुत स्ट्रेंज लग रहा था ये सब, तो इस वजह से ये सब हो रहा था। और स्टोरी में बताया गया है, आगे वाला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो एम हेमल है, सेज दैट पीपल वेट, और इससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि किसी चीज़ की या किसी की इम्पोर्टेंस तब होती है, किसी की वैल्यू तब ज़्यादा समझ आती है जब वो वहाँ पे नहीं होते हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और या फिर जब हम उनको खो देते हैं। इसी तरह कुछ यहाँ पे हुआ था कि जैसे जब बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब यहाँ पे जर्मन नहीं पढ़ाई फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, तब वो लोग को रियलाइज़ हुआ अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हुई। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी लैंग्वेज से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और अगर वो अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे तो उनको कितना बुरा लग रहा है, कितना अजीब सा लग रहा है। तो यही बताया गया है इसमें। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ ही चुके हैं अच्छे से, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, पहला क्या पूछा गया है। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। तो कैसे उनको रियलाइज़ होता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि बुलेटिन बोर्ड्स में नोटिस पढ़ के पता चलता है कि अब से वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, और अब से एलसीएस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो ये सुनकर, ये देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है, और वो अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और उनको बहुत दुख होता है कि अब से वो जर्मन बोल नहीं पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। वॉट शोज़ यू दिस, अब हमें इससे क्या देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो इससे ये बताया गया है कि जब कोई चीज़ या जब कोई व्यक्ति नहीं होता है या फिर दूर चला जाता है, तभी उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू ज़्यादा समझ आती है। जैसे कि लैंग्वेज, जब तक उनके पास ये राइट था कि वो अपनी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तब तक उनको, जैसे फ्रेंड्स को ही ले लीजिए, तब तक उसको कोई भी परवाह नहीं थी और वो खेलने कूदने में ज़्यादा दिमाग लगाता था। पर जैसे ही उसको पता चला कि अब वो लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएगा, तो उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा सैडनेस, और अपने एम हेमल टीचर को भी नहीं दिख पाएगा, तो बहुत अजीब सा लग रहा होता था। तो यही दिखाया गया है कि जब कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति जब दूर चला जाता है या फिर जब वो नहीं रहता है, तब उसकी इंपॉर्टेंस वैल्यू ज़्यादा समझ आती है। वाई डज दिस हैपन, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब लॉरेन और एलसीएस के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो अब सेकेंड क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। Friends thinks, will they make them sing in German, even the peasants? What could this mean? तो अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं।
तो पहले हम लोग एक बार आंसर को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि जब हम लोग दोबारा इसका एक्सप्लेनेशन समझें तो सुना हुआ लगे, एकदम नया नया सा नहीं लगे। तो आंसर देखते हैं। लैंग्वेज इज इनहेरेंट टू कल्चर एंड आइडेंटिटी। द अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स is restricted only to false boundaries that can be controlled. Nature and other things cannot be governed by some superficial laws or the willful people. By talking the reference of making the peasants learn German, the author is pointing to this very constraint. अब इसमें ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज है वो कल्चर और आइडेंटिटी, जैसे आप हैं तो आप एक ह्यूमन हैं, आपको लैंग्वेज आती है और आप अपने कल्चर की लैंग्वेज भी जानते हैं, आप अपने कल्चर के बारे में जानते हैं, लैंग्वेज जानते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मतलब जो मनुष्य हैं वो ये सब फॉल्स बाउंड्रीज के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन जो नेचर है और जो अदर थिंग्स है जैसे कि वर्ड्स हैं, उनको आप ये सब नहीं कह सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको कोई गवर्न नहीं कर सकता है, उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं जमा सकता है कि तुम फ्रेंच बोलो या जर्मन बोलो। तो जो उनका मन करेगा वो वही करेंगे। तो वही बताया गया है कि अदर थिंग्स कैन नॉट बी गवर्न बाई सम सुपरफिशियल लॉज ऑफ द विलफुल पीपल। तो उसके ये कहने का मतलब था कि जो यहाँ के जो नोटिस आई थी, तो क्या आप वो जो पेजेंट्स हैं उनसे भी उनसे भी जर्मन पढ़वाएंगे क्या या फिर बुलवाएंगे क्या? तो उसका ये कहने का मतलब था। तो हम लोग ने यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, तब हम लोग को फर्स्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा या फिर थोड़ा रिलेट कर लेंगे। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पहले देखते हैं। व्हाट हैपन्स to a linguistic minority in a state? How do you think they can keep their language alive? For example, Punjabis in Bangalore, Tamilians in Mumbai, Canadians in Delhi, Gujaratis in Kolkata. तो हम लोग आंसर देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग आंसर को एक बार अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे। A linguistic minority in a state does not have as much liberty to exercise linguistic skills as the native of the states. They initially try to learn the jargons of in order to cope with the day-to-day life activities and finally begin to understand the native language with regular interaction. At the workplace and educational organization, English or the link language helps a lot to cope up with the work and learning process. But when it comes to understanding the basic norms of the society, in order to socialize, one does face a sort of linguistic barrier during communication. तो अब हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि उससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ। तो आप अपना एग्जाम्पल, खुद का एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे आप एक पंजाबी हैं और आप बेंगलोर में जाते हैं, आप पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर जॉब करने के लिए जाते हैं, किसी भी लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज पंजाबी और आप बेंगलोर में जाते हैं तो वहाँ चलती है कन्नड़। तो आपको अब वहाँ पे कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी, आपको एकदम से सब कुछ नहीं आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे डे टू डे लाइफ में आप सीखते जाएंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा आप सीखेंगे। जैसे आप मार्केट जाएंगे तो आप पहले कुछ चीज़ें सर्च करेंगे, फिर या फिर किसी से पूछेंगे, आप अपने फ़ोन से सर्च करेंगे, तो आपको धीरे धीरे क्या है आता जाएगा। पर आप एकदम से एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। तो यही बताया गया है कि धीरे धीरे आप सीखेंगे, डे टू डे लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। और अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा इजी पड़ता है, आप इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। या फिर उनकी जैसे ऑफिस की कोई लैंग्वेज, अलग लैंग्वेज है तो आप उसमें बात कर सकते हैं। तो इस तरह आपको हेल्प मिलती है। पर क्या होता है कि इसका थोड़ा सा ये भी है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ती है। आप नॉर्मली जैसे आप पंजाब से हो, आप पंजाबी हो, तो आप जैसे यहाँ पे अपने पंजाब में आप फ्लुएंटली पंजाबी बोल सकते हो, तो आप वहाँ पे नहीं वो यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपके अलावा वहाँ कोई समझने वाला ही नहीं है। तो आपको उन्हीं की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आपको वो सब बोलना पड़ेगा। अगर आप कुछ सामान लेने गए हो तो आपको उन्हीं के जैसे बोलना पड़ेगा। या फिर आप अगर इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, वो थोड़ा ईजी हो जाता है। अब और देखते हैं, आगे का आंसर देखते हैं। तो यही सेम चीज़ यही आपके आंसर में बताई गई है। तो आप याद करने के बजाय अगर आप एग्जाम्पल से रिलेट करके समझते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। टू कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कैन फॉर्म स्मॉल कम्युनिटी वेयर दे कैन सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एज पर देयर ट्रेडिशंस।
Moreover, they can continue to speak their native language at their homes. In order to make their children learn the language, people must try to visit their native place at regular intervals in order to stay close to their roots. अब बताया गया है, जैसे ऊपर हम लोग ने देखा कि प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है, जैसे आप बाहर जाते हो तो आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, पर आप डे टू डे लाइफ में उन एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे सीखते रहते हो। अब आपकी फिर आदत हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने लगता है। पर क्या होता है कि आप अपनी लैंग्वेज में अपने घर पे या फिर अपनी जैसे आप पंजाबी हो तो आप किसी पंजाबी को वहाँ भी जानते हो तो आप उससे आप पंजाबी पे बात करते हो, अपने घर में आप बात कर सकते हो, अपने बच्चों से बात कर सकते हो। और बच्चों से बात करते हैं तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज जो उनकी लैंग्वेज है वो सीखेंगे और उसका इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू समझेंगे। और क्या है कि हमें कुछ कुछ टाइम इंटरवल पर अपने घर भी जाना चाहिए ताकि हम अपनी रूट्स से कनेक्टेड रहें, अपनी जो पुरानी हमारे कल्चर है, रूट्स है और लैंग्वेज है, इन सब से हम कनेक्टेड रहें, इनको भूलें नहीं। तो ये था आंसर। इन शॉर्ट में ये था कि जैसे आप बाहर जाते हो, आप बिज़नेस पर्पस से जाते हो या स्कूल पर्पस से जाते हो या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप जाते हो तो आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन अ स्टेट, तो आपको क्या होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ सकती है डे टू डे लाइफ, पर आप अपनी नेटिव अपनी लैंग्वेज को घर पे यूज़ कर सकते हो, अपने उसी कम्युनिटी के फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हो और अपने टाइम टू टाइम अपने घर जा सकते हो ताकि आप अपनी रूट्स से कनेक्टेड रहो। तो ये था आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट आंसर देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं अच्छे से। 3 में क्या बोला गया है? Is it possible to carry pride in one's language too far? Do you know what linguistic chauvinism means? तो इस लैंग्वेज को समझने के पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लिंग्विस्टिक चौविज्म क्या है। तो ये जैसे आप अपनी लैंग्वेज पे प्राउड करो, आप अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट शो करो, आपके लिए अच्छी बात है, पर आप दूसरे की लैंग्वेज को भी उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना आप अपनी लैंग्वेज को देते हो। आप अपनी लैंग्वेज को एकदम महान और दूसरे की लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज के सामने कुछ नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। आप उसको भी रिस्पेक्ट शो कीजिए और अपनी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट शो कीजिए। तो अब देखते हैं आंसर क्या है। येस, इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार इफ़ वन इज़ फॉन्ड ऑफ वंस ओन लैंग्वेज एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स इन डिफरेंस टूवर्ड अदर लैंग्वेज इज़ नॉट हेल्दी फॉर एनी डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। तो वही बताया गया है कि हाँ, आप अपनी लैंग्वेज पर प्राइड महसूस कर सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज पर प्राइड शो कर सकते हो, फील कर सकते हो कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और बहुत महान है, आप उसको रिस्पेक्ट शो कर सकते हो। पर आप दूसरे की लैंग्वेज ऐसा आप समझो कि कुछ नहीं है आपकी लैंग्वेज के सामने, सिर्फ आपकी लैंग्वेज ही सबसे अच्छी है, तो ऐसा नहीं है। और ख़ास करके डेमोक्रेसी जैसे इंडिया है तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए तो बिल्कुल नहीं, ऐसे तो फिर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग रीड करते हैं। When the sense of belonging owns language across the thin layer between fertile and proud, it becomes linguistic chauvinism. If people feel good about their language and traditions, they must have टॉलरेंस फॉर अदर लैंग्वेज टू। वही बताया गया है कि अगर आप अपनी लैंग्वेज और ट्रेडिशन को बहुत रिस्पेक्ट शो करते हो, बहुत अच्छा मानते हो, तो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों की लैंग्वेज और ट्रेडिशन को भी उतनी ही रिस्पेक्ट शो करें तो सही होगा। एवरीबडी हैज़ राइट टू फॉलो देयर द रिलीजन एज वेल एज स्पीक द लैंग्वेज एज पर हिज हर डिज़ायर। तो सभी को ये राइट है, सभी को ये अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को और अपनी लैंग्वेज को बोले और अपना रिलीजन और लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग फॉलो करें। इन फैक्ट इट इज़ डिस्पेयरिंग टू डिसॉर्ट द नेम ऑफ कम्युनिटीज़, फॉर एग्जाम्पल बोंग्स फॉर बंगालीज, गुज्जू फॉर गुजरातीज़। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि कम्युनिटीज़ हैं बोंग्स फॉर बंगाली एंड गुज्जू फॉर गुजरातीज़। इसमें ये बताया गया है सिंपली कि आप अपनी लैंग्वेज और कल्चर ट्रेडिशन के लिए रिस्पेक्ट रखें और दूसरों के लिए भी रखें। तो यही था। अब हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा है अभी, तो हम लोग सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prisons. Can you think of example in history where our conquered people had their language taken away from them or had language imposed on them? तो आपको याद आ रहा होगा इस क्वेश्चन से कि एम हैमेल ने अपने लास्ट लेसन में बताया था कि आपको जब तक अपनी लैंग्वेज आती है तब तक आपकी लैंग्वेज ऐसा काम करती है जैसे अगर आप स्लेव हो, आपको किसी ने स्लेव बनाया है तो आपकी प्रिजन मतलब आपके जेल की चाबी के रूप पे काम करती है वो,
और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक तो आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको लाइन बाय लाइन नहीं देखना है तो मैंने एक 7-8 मिनट की समरी भी बनाई है, लेकिन उसमें एक भी पॉइंट्स नहीं छूटे हैं, सारी स्टोरी कवर की गई है। और लाइन बाय लाइन में तो आपको पढ़ेंगे तो आपकी एक बार रीडिंग भी हो जाएगी, और अगर आपको रीडिंग नहीं करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप समरी देख लीजिए, कुछ भी नहीं छूटा है उसमें। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे एम हैमल ने बोला था ना कि जब तक आपके पास आपकी लैंग्वेज एक आपकी ताकत है और आपकी प्रेजेंट की आपकी की वो होती है, चाबी जैसी होती है, तो कहीं ऐसे एग्जांपल्स पूछे हैं तो आप क्या कहते हैं, एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं करने हैं आपको, आप एग्जांपल्स के नाम लिख दीजिए। जैसे इस तरह सम एग्जांपल ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम इट्स पीपल एंड इम्पोजिशन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्कर आर, मतलब कुछ जगह उनकी जैसे जो नेटिव लैंग्वेज होती है जो उनसे छीन ली जाती है, और जिन्होंने इन स्लेव मतलब स्लेव बनाया है, जिन्होंने गुलाम बनाया है, वो अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर देते हैं उन पर। तो कुछ ऐसे एग्जांपल पूछे गए हैं, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप इनको भी लिख सकते हैं। जैसे पोर्चुगीज़ बिकम लिंग्वा फ्रांस ऑफ एंगोला, इंग्लिश इम्पोज्ड ऑन द वेरियस सिटीज़ पीपल्स, स्पेनिश इम्पोज्ड ऑन द बेस्क्वीज एंड कैटलोन्स, तुर्किश इम्पोज ऑन द कुर्ड्स। तो आप ये भी लिख सकते हैं। और फिर हम लोगों ने इस तरह पूरे तीनों क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और बाकी हम लोगों ने पूरे चैप्टर के जो बीच वाले क्वेश्चंस थे और एक्सरसाइज में जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो आपको समझ आया होगा, और अगर स्टोरी नहीं पढ़ी तो आप स्टोरी भी पढ़ सकते हो। थैंक यू।